क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। नागरिक शास्त्र का पेपर है जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। इस मॉडल पेपर में जितने भी प्रश्न दिए हैं, एक एक प्रश्न बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पूरा पेपर एकदम अच्छे से हल करके बताने वाले हैं। समय 3 घंटे 15 मिनट होता है और पूर्णांक होता है 70 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को पेपर पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न करने अनिवार्य होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सामने दिए गए हैं। और प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 11 से 20 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर आपको 10 शब्दों में देना है। और प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट हैं, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 50 शब्दों में देना है। और प्रश्न संख्या 27 से 30 तक लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड हैं, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 100 से 125 शब्दों में देना है। और प्रश्न संख्या 31 से 32 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं, जिनका उत्तर आपको 250 शब्दों में देना है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न। तो बहुविकल्पीय प्रश्न में पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 32 से 40, अनुच्छेद 48 से 52, अनुच्छेद 70 से 80। तो भारतीय संविधान में 12 से 35, ठीक है, अनुच्छेद 12 से 35 के तहत मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है, 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार किस राज्य में चलाया गया था? जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली। तो 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था पंजाब राज्य में। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तीसरा है, श्रीलंका में बहुसंख्यक वर्ग कौन सा है? सिंहली है, तमिल है, मुस्लिम है, ईसाई है। तो श्रीलंका में बहुसंख्यक वर्ग सिंहली है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में लोकसभा चुनाव में वोटिंग की प्रणाली क्या है? आरक्षण प्रणाली है, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रणाली है, प्रथम पास्ट द पोस्ट है, प्रमुखता का दृष्टिकोण है। तो भारत में लोकसभा चुनाव में वोटिंग की प्रणाली है प्रथम पास्ट द पोस्ट। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 5वां नंबर है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के आधार पर 1956 में कितने राज्य शामिल किए? 14, 20, 18 या 16। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम के आधार पर 1956 में 14 राज्य शामिल किए गए थे। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा होता है? राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा या विधान परिषद? तो भारतीय संसद का निम्न सदन होता है लोकसभा, ठीक है, आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में, रोम में, नई दिल्ली में, पेरिस में। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क में है। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई? 1950, 1949, 1956, 1947। तो भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विश्व में 1951 की मुख्य घटना क्या थी? सोवियत संघ का विघटन, स्वतंत्र राज्य के राष्ट्र कुल का गठन, बर्लिन की दीवार को तोड़ा जाना, सार्क थेरेपी नीति का आयोग। तो विश्व में 1991 की मुख्य घटना थी सोवियत संघ का विघटन, सोवियत संघ का विघटन, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है मेरे प्यारे बच्चों, निजाम का संबंध भारत के किस रियासत से माना जाता है? भोपाल से, जम्मू कश्मीर से, हैदराबाद से, जूनागढ़ से। तो निजाम का संबंध भारत के किस राज्य से माना जाता है? तो निजाम का संबंध भारत के जूनागढ़ राज्य से माना जाता है, ठीक है, आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम बात करेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न की, ठीक है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न 2-2 अंक का है और प्रत्येक उत्तर आपको देना है एक सेंटेंस में, यानी एक वाक्य में, या ऐसे कह सकते हैं 10 शब्दों में देना है। तो 11 नंबर प्रश्न है, सुरक्षा से क्या तात्पर्य है? तो लिखेंगे सुरक्षा का तात्पर्य है किसी व्यक्ति, समाज या वस्तु को संभावित खतरों, हानियों या जोखिमों से सुरक्षित रखना। सुरक्षा का तात्पर्य है किसी व्यक्ति, समाज या वस्तु को संभावित खतरों, हानियों या जोखिमों से सुरक्षित रखना, ठीक है। फिर 12 नंबर क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, किन्हीं 2 अस्त्र नियंत्रण संधियों का नाम उल्लेख कीजिए।
तो पहला है परमाणु हथियार निषेध संधि जिसको कहते हैं एनपीटी, और दूसरा है सामाजिक शस्त्र कटौती संधि जिसको कहते हैं स्टार्ट, है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है पृथ्वी सम्मेलन किस समस्या को लेकर आयोजित किया गया था। तो उत्तर लिखेंगे पृथ्वी सम्मेलन पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास की समस्याओं पर आयोजित किया गया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है मेरे प्यारे बच्चों, साझी संपदा का क्या अर्थ है। तो लिखेंगे साझी संपदा सभी के समान उपयोग की प्राकृतिक संपत्ति है। ठीक है। देश में प्रथम बार गठबंधन सरकार कब बनी थी। तो देश में प्रथम बार गठबंधन सरकार 1977 में बनी थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है मेरे प्यारे बच्चों, वैश्वीकरण क्या है। तो उत्तर लिखेंगे वैश्वीकरण से अभिप्राय किसी वस्तु सेवा पूंजी और बौद्धिक संपदा का एक देश से दूसरे देशों के साथ अप्रतिबंधित आदान प्रदान है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 है सिंडिकेट से क्या अभिप्राय है। तो उत्तर लिखेंगे सिंडिकेट का अभिप्राय है एक संयुक्त समूह जो वित्तीय या व्यावसायिक कार्यों में भाग लेता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, देश के विभाजन से प्रभावित होने वाले दो राज्यों के नाम। तो देश के विभाजन से बंटवारे से प्रभावित होने वाले दो राज्यों के नाम हैं, पहला है पंजाब और दूसरा है पश्चिम बंगाल। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 है अल्पमत सरकार किसे कहते हैं। तो लिखेंगे अल्पमत सरकार उस सरकार को कहते हैं जिसमें कुल सदस्यों की तुलना में विपक्षी दलों की संख्या अधिक होती है, यानी उसे बहुमत प्राप्त नहीं होता। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, मध्यावधि चुनाव किसे कहते हैं। तो लिखेंगे मध्यावधि चुनाव उस चुनाव को कहते हैं जो नियमित चुनाव के बीच में कराया जाता है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट है। ठीक है। और प्रत्येक उत्तर 5 अंक का है और उत्तर आपको लिखना है 50 शब्द में। कितने शब्द में? 50 शब्द में देना है। तो यहाँ पर 21 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण कब किया गया, इसके किन्हीं दो विशिष्ट संस्थाओं के नाम लिखिए तथा उनके कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो उत्तर लिखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण 24 अक्टूबर 1945 को हुआ। इसकी दो विशिष्ट संस्थाएं हैं, कौन कौन सी हैं? पहला है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा, बीमारियों की रोकथाम और स्वास्थ्य सेवाओं का विकास। इसके बाद दूसरा है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष UNICEF, बच्चों के शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और सुरक्षा के लिए कार्य करता है। ठीक है, इतना आप लिखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है मेरे प्यारे बच्चों, भारत के नागरिक के रूप में भारत के राष्ट्र संघ में स्थायी सदस्यता क्यों होनी चाहिए, इसके पक्ष में 2 तर्क दीजिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए क्योंकि पहले हेडिंग डालेंगे वैश्विक जनसंख्या और लोकतंत्र, भारत विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक और दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है। दूसरी हेडिंग डालेंगे अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव, भारत आर्थिक शक्ति, शांति मिशनों और वैश्विक समस्याओं के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 लिखेंगे आसियान का निर्माण कब किया गया, क्या यह अपने उद्देश्यों की पूर्ति में सफल है, इसके पक्ष में अपने विचार स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर लिखेंगे आसियान का निर्माण 8 अगस्त 1967 को हुआ। यह क्षेत्रीय शांति, आर्थिक विकास और सदस्य देशों के बीच सहयोग के उद्देश्यों में काफ़ी हद तक सफल रहा है। व्यापारिक एकीकरण, सांस्कृतिक आदान प्रदान और क्षेत्रीय स्थिरता को मजबूत करने में इसकी भूमिका सराहनीय है। हालांकि कुछ राजनीतिक विवाद अभी भी चुनौती बने हुए हैं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 है स्वतंत्रता प्राप्त के बाद एक दलीय प्रभुत्व प्रणाली का भारतीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा, स्पष्ट कीजिए। 5 अंक का है। तो लिखेंगे स्वतंत्रता के बाद भारत में एक दलीय प्रभुत्व प्रणाली विशेष रूप से कांग्रेस का वर्चस्व राजनीति पर गहरा प्रभाव डालती है। पहली हेडिंग लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, राजनीतिक स्थिरता। इसमें लिखेंगे एक मजबूत नेतृत्व ने स्वतंत्रता के बाद देश में स्थिरता और लोकतांत्रिक संस्थानों की स्थापना में मदद की। फिर दूसरी हेडिंग लिखेंगे विकास और योजनाएं, विकास योजनाओं, औद्योगिकरण और समाज सुधारों को लागू करने में सहूलियत हुई। तीसरी हेडिंग लिखेंगे विपक्ष की कमजोर स्थिति, विपक्ष कमजोर रहा जिससे सरकार की नीतियों पर सीमित आलोचना
हुई, यानी कम आलोचना हुई। इसके बाद चौथी हेडिंग इसमें लिखेंगे सत्ता के केंद्रीकरण। कई बार निर्णय लेने की प्रक्रिया में विविधता और बहस की कमी दिखी। यह प्रणाली प्रारंभिक दौर में फायदेमंद रही, लेकिन समय के साथ विविध राजनीतिक दलों का उदय लोकतंत्र को मजबूत बना सका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है मेरे प्यारे बच्चों, 1975 में आपातकालीन लागू होने से हमें क्या सीख मिलती है, स्पष्ट कीजिए। तो लिखेंगे 1975 में भारत में लगाए गए आपातकाल से हमें कई महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक सीख मिलती है। पहली सीख क्या है मेरे प्यारे बच्चों, लोकतांत्रिक संस्थानों की रक्षा। आपातकाल ने दिखाया कि सत्ता के अति केंद्रित होने से लोकतंत्र खतरे में पड़ सकता है। दूसरा है मूलभूत अधिकारों का महत्व। नागरिक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आज़ादी जैसे अधिकारों की सुरक्षा हर परिस्थिति में आवश्यक है। सतर्क नागरिकता, जागरूक और सतर्क नागरिक लोकतंत्र को सशक्त बना सकते हैं और सत्ताधारियों की निरंकुशता को चुनौती दे सकते हैं। इसके बाद इसमें लिखेंगे थोड़ा सा और, आपातकाल ने लोकतंत्र को मजबूत बनाने और सत्ता का दुरुपयोग रोकने की दिशा में देश को सजग किया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हरित क्रांति क्या थी। तो इसका उत्तर लिखेंगे हरित क्रांति से अभिप्राय कृषि उत्पादन में होने वाली उस भारी वृद्धि से है जो कृषि की नई नीति अपनाने के कारण हुई। लिखेंगे J.G. हारर के अनुसार हरित क्रांति शब्द 1968 में होने वाले उन आश्चर्यजनक परिवर्तनों के लिए प्रयोग में लाया जाता है जो भारत के खाद्यान्न उत्पादन में हुआ था तथा अब भी जारी है। हरित क्रांति से न केवल आर्थिक एवं सामाजिक बल्कि राजनीतिक ढांचा भी प्रभावित हुआ। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों लघु उत्तरीय सेकंड है, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न 6 अंक का है और उत्तर आपको 100 से 125 शब्दों में देना है। तो चलिए देखते हैं क्या 27 नंबर कह रहा है। भारत और चीन की उभरती अर्थव्यवस्था में वर्तमान की एक ध्रुवीय व्यवस्था को चुनौती देने की क्षमता है। वर्तमान परिस्थितियों की दृष्टि से क्या आप इससे सहमत हैं? अपने मत की पुष्टि में तर्क भी दीजिए। तो इसका उत्तर देखते हैं कैसे लिखना है आपको। भारत और चीन की उभरती अर्थव्यवस्थाओं में एक ध्रुवीय व्यवस्था को चुनौती देने की क्षमता है। पहला, आर्थिक शक्ति। चीन विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है जबकि भारत सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। दूसरा है भौगोलिक और जनसांख्यिकी प्रभाव। दोनों देशों की विशाल जनसंख्या और रणनीतिक स्थिति वैश्विक शक्ति संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके बाद तीसरा लिखेंगे तकनीकी और सैन्य विकास। दोनों देश तकनीकी प्रगति और सैन्य क्षमताओं को तेजी से बढ़ा रहे हैं। चौथा है बहुध्रुवीयता की आवश्यकता। ये देश वैश्विक संस्थानों में सुधार और शक्ति के संतुलन की वकालत करते हैं। अगला लिखेंगे, इसमें लिखेंगे हालांकि राजनीतिक विवाद और आंतरिक चुनौतियां इनकी क्षमता को सीमित कर सकती हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 लिखेंगे। इसमें क्या है, शॉक थेरेपी के 4 परिणाम लिखिए। तो 6 अंक का है, उत्तर आपको पता है 100-125 शब्दों में देना है। तो शॉक थेरेपी पूर्व सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप में साम्यवादी अर्थव्यवस्था से बाजार अर्थव्यवस्था में तेज बदलाव की नीति थी। इसके 4 प्रमुख परिणाम हैं। पहला परिणाम है आर्थिक असमानता। सरकारी संपत्तियां के निजीकरण से चंद लोगों ने भारी लाभ कमाया जबकि अधिकांश जनता गरीबी में ढकेल दी गई। दूसरा है उद्योगों का पतन। अचानक उदारीकरण के कारण पारंपरिक उद्योग प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं कर सके और बंद हो गए। उसके बाद अगली हेडिंग डालेंगे बेरोजगारी। सार्वजनिक क्षेत्र में कटौती और उद्योग बंद होने से बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ी। चौथा है सामाजिक अस्थिरता। आर्थिक संकट ने समाज में अस्थिरता, अपराध और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। शॉक थेरेपी के दीर्घकालिक प्रभाव ने कई देशों की अर्थव्यवस्था और समाज पर नकारात्मक असर डाला। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, भारत और चीन के बीच संबंधों में तनाव के कारणों का मूल्यांकन कीजिए। तो भारत और चीन के बीच संबंधों में तनाव के प्रमुख कारण है। पहला है सीमा विवाद। इसमें लिखेंगे अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन क्षेत्रों को लेकर दोनों देशों में लंबे समय से विवाद जारी है। दूसरा है डोकलाम और गलवान संघर्ष। सीमा पर बार बार हुई झड़पों ने आपसी अविश्वास बढ़ाया। ठीक है। इसके बाद तीसरी हेडिंग लिखेंगे चीन पाकिस्तान संबंध। चीन का पाकिस्तान को समर्थन और चीन पाक आर्थिक गलियारा CPEC भारत की संप्रभुता को चुनौती देता है। व्यापार असंतुलन। चीन से भारी आयात और भारत का निर्यात कम होने से आर्थिक तनाव। क्षेत्रीय प्रभाव। एशिया में प्रभुत्व की होड़ और चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इसके बाद में क्या लिखेंगे,
ये कारण द्विपक्षीय संबंधों में सुधार के लिए चुनौती बने हुए हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 30 है, क्या कह रहा है, क्षेत्रवाद क्या है, यह भारत की राज्य व्यवस्था को किस प्रकार प्रभावित कर रहा है। उत्तर लिखेंगे, क्षेत्रवाद का अर्थ है किसी विशेष क्षेत्र, भाषा, संस्कृति या आर्थिक हितों के प्रति अत्यधिक जुड़ाव। यह तब प्रकट होता है जब लोग अपने क्षेत्रीय पहचान को राष्ट्रीय एकता से अधिक प्राथमिकता देते हैं। भारत की राज्य व्यवस्था पर प्रभाव क्या क्या पड़े इसको देखते हैं। पहला है राजनीतिक अस्थिरता। क्षेत्रीय दलों के उभार से केंद्र और राज्यों के बीच टकराव बढ़ता है। संघवाद पर प्रभाव, क्षेत्रीय मांगों के कारण केंद्र राज्य संबंधों में तनाव पैदा होता है। विकास में असमानता, क्षेत्रीय हितों के कारण राष्ट्रीय विकास योजनाओं में बाधा उत्पन्न होती है। इसके बाद है अलगाववाद, इसमें लिखेंगे कुछ क्षेत्र अलग राज्य या स्वतंत्रता की मांग करने लगते हैं। क्षेत्रवाद का समाधान संतुलित विकास और राजनीतिक संवाद से संभव है। इसके बाद है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, 8 अंक का है और आपको उत्तर देना है 250 शब्दों में। 31 नंबर प्रश्न है, गुट निरपेक्षता की नीति का क्या अर्थ है। वर्तमान परिस्थितियों में यह भारत के लिए प्रासंगिक है, इसके पक्ष में अपना मत स्पष्ट कीजिए। अथवा वैश्विक पर्यावरण को बिना हानि पहुंचा आर्थिक विकास करने की विभिन्न देशों के सामने एक चुनौती है, इस कथन को उदाहरण सहित समझाइए। इसके बाद 32 नंबर लास्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, बांग्लादेश युद्ध 1971 की विवेचना कीजिए अथवा जम्मू कश्मीर की समस्या का वर्णन कीजिए। यहाँ तक वीडियो कंप्लीट होता है मेरे प्यारे बच्चों। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।